की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम जो इंडिया में हुई थी। बात है 1995 की और ये दिल्ली की क्राइम थी। कहानी शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को डार्क कंटेंट से प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को यहाँ पे ही रोक दें और वो मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 1995 की और ये बात है 3 व्यक्ति की, सुशील शर्मा, नैना साहनी और मतलूब करीम। ये तीनों व्यक्ति यूथ कांग्रेस से रिलेटेड थे। तीनों मेंबर थे यूथ कांग्रेस के और सुशील शर्मा यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे और तीनों एक दूसरे को जानते थे। सुशील शर्मा और नैना साहनी के बीच में प्यार होती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। सुशील शर्मा को अपने पॉलिटिकल करियर को काफी अच्छा करना था, इसलिए वो अपनी शादी को काफी प्राइवेट रखता है और काफी प्राइवेट और क्लोज रिलेटिव तक ही बताता है। ये कपल दिल्ली के गोल मार्केट के एक सरकारी बिल्डिंग में रहते थे। काफी सही चल रहा था इन दोनों का लाइफ, लेकिन बीच में सुशील शर्मा को कुछ शक होता है अपनी वाइफ नैना साहनी के ऊपर। उसको लगता है कि नैना साहनी किसी से बात करती है उसके पीछे। मतलूब करीम ये व्यक्ति नैना साहनी से काफी क्लोज था जब नैना साहनी की शादी नहीं हुई थी। तो सुशील शर्मा से मिलने के पहले नैना साहनी की जो अच्छे रिलेशन थे वो मतलूब करीम के साथ थे, लेकिन वहाँ पे रिलीजन के एक एंगल था और इसके शादी के लिए नैना साहनी के पेरेंट्स इनकार कर रहे थे, इसलिए नैना साहनी और मतलूब करीम अपने रिलेशन को आगे नहीं ले गए थे। और इस चीज के बारे में सुशील शर्मा को पता था क्योंकि तीनों एक ही पार्टी के थे, एक ही यूथ कांग्रेस पार्टी के थे, इसलिए इन तीनों को आपस की सारी बातें पता थी। शादी के कुछ साल बाद सुशील शर्मा को नैना साहनी के ऊपर काफी शक होने लग जाता है। सुशील शर्मा को लगता है कि नैना साहनी उसके पीठ के पीछे मतलूब करीम से बातें करती है, लेकिन हकीकत में नैना साहनी और मतलूब करीम एक अच्छे दोस्त थे और कुछ भी अलग तरह का रिलेशन नहीं था। इनफैक्ट नैना साहनी सुशील शर्मा की हरकतों से परेशान थी और वो चाहती थी कहीं दूर वो सेटल हो जाए, जिसके लिए वो करीम से मदद मांग रही थी। खैर जो भी था, लेकिन नैना साहनी और करीम के बीच में कुछ भी ऐसा रिलेशन नहीं था, लेकिन सुशील शर्मा का सोच ऐसा था कि उसे लगता था कि इस दोनों के बीच में कुछ है। जुलाई 1995 के एक दोपहर में सुशील शर्मा घर वापस आते हैं और वो देखते हैं कि नैना साहनी किसी से फोन पे बात कर रही थी और सुशील को देखते ही वो फोन घबराहट में रख देती है। सुशील पूछता है नैना साहनी से वो किससे बातें कर रही थी, लेकिन नैना साहनी कुछ जवाब नहीं देती है। वो बोलती है कि रॉन्ग नंबर था। अभी के जमाने में अगर पता करना है कि कोई व्यक्ति किससे बात कर रहा था तो आप डायरेक्टली फोन चेक कर सकते हैं और प्रीवियस नंबर, हिस्ट्री नंबर से आप पता कर सकते हैं, लेकिन उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं था। जो लैंडलाइन की जो चोंगे वाली फोन होती थी वो थी। तो सुशील शर्मा को कुछ शक होता है और वो रीडायल बटन प्रेस करता है। रीडायल बटन से होता था कि लास्ट जो कॉल हुई है उस फोन से उस पे वो डायल हो जाता था। जब सुशील शर्मा ने रीडायल बटन प्रेस किया तो दूसरी तरफ से आवाज आती है करीम की, मतलूब करीम की हेलो की आवाज आती है। सुशील शर्मा गुस्सा आ जाता है और वो फोन रख देता है। वो दूसरे कमरे में जाता है जहाँ नैना साहनी बैठी हुई थी और नैना साहनी से वो काफी लड़ाई करता है और उस लड़ाई के दौरान सुशील शर्मा काफी गुस्सा हो जाता है और वो पिस्टल निकाल के 3 गोली दाग देता है नैना साहनी को, जिसमें से एक गोली दीवार पे जाके लगती है, दूसरी गोली नैना के गर्दन पे लगती है और तीसरी गोली नैना के सिर पे डायरेक्ट लगती है। ऑन स्पॉट नैना की मौत हो जाती है। सुशील घबरा जाता है क्योंकि ऐसा उसका मनसा नहीं था, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था कि उसे मारने का, लेकिन वो लड़ाई में इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है और वो अपने लाइसेंस पिस्टल से 3 गोली दाग देता है नैना को। अब नैना की तो मौत हो गई और सुशील काफी परेशान हो गया। सुशील घबराया हुआ था कि उसे क्या करना है, कैसे डिस्पोज करना है इस बॉडी को। तो सुशील थोड़ा रात होने का, शाम होने का इंतजार करता है और नैना के बॉडी को वो बेड रैप करता है और ऊपर से एक बड़े से पॉलिथीन वाले थैली में उसे पैक करता है और फिर धीरे धीरे उसे, वो एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, फर्स्ट फ्लोर से नीचे लाश को धीरे धीरे लाता है और सुशील के पास एक मारुति कार थी, तो मारुति कार के डिक्की में लाश को रखता है और घबराए हुए वो गाड़ी चलाते हुए पूरे दिल्ली के अगल बगल सीपी के एरिया में घूमने लगता है। तो उसे एहसास होता है कि इस तरीके से वो पकड़ा जाएगा क्योंकि उस एरिया में पुलिस की काफी गाड़ी घूमती रहती है। तो उसको एक आइडिया है कि वो नैना की लाश को पानी में, यमुना नदी में फेंक देगा। तो आईटीओ के बगल से आईटीओ ब्रिज है जो यमुना रिवर के ऊपर, वहां से होते हुए यमुना पार जाता है, ईस्ट ऑफ द दिल्ली में जाता है। लेकिन उसकी गाड़ी के ऊपर कांग्रेस के जो स्टिकर्स थे और सुशील शर्मा को काफी लोग जानते थे क्योंकि कांग्रेस यूथ के प्रेसिडेंट थे। तो इसे डर था कि लोग इसके गाड़ी को पहचान जाएंगे और ये अगर गाड़ी से बाहर निकलेगा तो लोग इसे भी पहचान जाएंगे, तो वो लाश को डिस्पोज नहीं कर पाता नदी में। फिर वो वापस घूमते हुए, सीपी से घूमते हुए अपने रेस्टोरेंट पे जाता है। सीपी के एरिया में अभी एक प्रेजेंट होटल है, होटल संग्रीला। पहले उस जगह पे अशोका यात्री निवास होता था और वहाँ पे एक छोटी सी रेस्टोरेंट चलाता था सुशील। सुशील को वो टेंडर मिला था और उस टेंडर के अंतर्गत वो वहाँ पे एक होटल चलाता था। उस होटल के मैनेजर का नाम था केशव। केशव और सुशील काफी एक दूसरे को जानते थे। तो सुशील गाड़ी चलाता हुआ इसी अशोक यात्री निवास में आते हैं और अपने रेस्टोरेंट में आते हैं। वो परेशान रहता है और सुशील के मन में एक बात चल रही थी कि वो लाश को बाहर डिस्पोज नहीं कर सकता है, इसलिए वो इस लाश को, नैना के लाश
को, नैना के बॉडी को अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में जला के उसे वैनिश कर देगा। जैसे वो होटल पहुंचता है, अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है, वो केशव को कहता है कि जितने भी गेस्ट हैं उसे वो जाने को कह दे, कोई भी नई ऑर्डर नहीं ले या नई कस्टमर को वो अपने रेस्टोरेंट में घुसने नहीं दे और सारे चीज बंद कर दे। तो केशव अपने सारे गेस्ट के ऑर्डर्स को कैंसिल करता है और अपने गेस्ट को वापस जाने बोलता है। प्लस जितने भी वहाँ पे कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी या खाना बनाने वाले कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी वहाँ सोते थे या वहाँ काम करते थे, वहाँ रहते थे, उन लोगों को वो 1-2 दिन के लिए छुट्टी दे देता है। उन्हें कहता है कि होटल से या रेस्टोरेंट से बाहर चले जाने के लिए। जब सारे लोग चले जाते हैं तब सुशील शर्मा केशव को बताता है कि गुस्से में गलती से उसके हाथों नैना की मौत हो गई है और बॉडी उसके कार में है और वो चाहता है कि इस तंदूर में उसकी बॉडी को जलाना। केशव शुरू में बहुत घबरा जाता है, लेकिन केशव काफी क्लोज था सुशील शर्मा से, इसलिए वो सुशील शर्मा के इस काम में उसकी मदद करता है। ये दोनों मिलके मारुति के डिक्की से लाश को बाहर निकालते हैं, उसे अनरैप करते हैं और तंदूर में किसी भी तरह, क्योंकि तंदूर की जो एंट्री थी वो नैरो थी, लेकिन किसी तरीके से मोड़ते हुए वो लाश को तंदूर में डाल देते हैं। थोड़ी देर में देखा जाता है कि लाश अच्छे से जल नहीं रही है क्योंकि तंदूर की जो फ्लेम थी कम थी। तो बगल में ही पोस्टर्स, पार्टी के पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए थे जो पुराने वाले भी थे या रैली के थे, उसको सुशील शर्मा और केशव उठा के तंदूर में डालता है। उसके बाद भी देखता है कि फ्लेम ज्यादा नहीं होता है, तो उस तंदूर के बगल में रोटी की भी काम चलती थी, तो वहाँ पे काफी बड़े कटोरे में, काफी बड़े बर्तन में बटर था। तो सुशील शर्मा थोड़ा बटर डाल देता है उस लाश के ऊपर तंदूर में। बटर डालते ही फ्लेम काफी ऊपर हो जाता है, फ्लेम काफी 10-15 फीट ऊपर आ जाती है। सुशील शर्मा को लगा कि इससे लाश जल्दी जल जाएगी, तो उसने पूरा बटर डाल दिया लाश के ऊपर तंदूर में। फ्लेम काफी ऊपर चले जाती है और बाउंड्री के बाहर से फ्लेम दिखना शुरू हो जाता है। उस रेस्टोरेंट के बगल में एक सब्जी बेचने वाली महिला रहती थी, उसे वो काफी बड़ी फ्लेम दिखती है, उसे लगता है कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है और वो चिल्लाने लगती है कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है। उसी समय बगल में थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल वहाँ से जाते रहते हैं। इस औरत की बातें सुनकर वो बाउंड्री के ऊपर चढ़ के देखते हैं होटल में और वो देखते हैं कि काफी हेवी फ्लेम है। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और बात करते हैं केशव से, ये क्या हो रहा है। तो केशव बोलता है कि नहीं, सिर्फ बैनर और पुराने पार्टीज के जो पोस्टर है उसे जलाया जा रहा है। तो पुलिस जो भी कांस्टेबल थे वो पहले से जानते थे, होटल वाले को, केशव को जानते थे, तो उसने बोला कि आराम से जलाओ क्योंकि आग की फ्लेम काफी ज्यादा है और अगल बगल फैल सकती है। फिर एक कांस्टेबल बाहर आ जाता है, लेकिन कांस्टेबल होटल के अराउंड, रेस्टोरेंट के अराउंड मूव करता रहता है और इस चीज को सुशील शर्मा दूर से देखता जा रहा था। तो सुशील शर्मा कांस्टेबल से नहीं मिला था, लेकिन वो दूर के होटल के मेन गेट के कोने से वो देख रहा था कि कांस्टेबल क्या बातें कर रहा है केशव से। कांस्टेबल को कुछ शक होता है और क्योंकि कुछ स्मेल आने लगती है, कुछ मीट के जलने की स्मेल या बदबू आने लगती है। कांस्टेबल फिर से अंदर जाता है रेस्टोरेंट के और बोलता है केशव को कि मुझे दिखाओ क्या जला रहे हो, क्योंकि फ्लेम काफी तेज है और कुछ बदबू भी आ रही है। जब कांस्टेबल तंदूर के सामने जाता है और तंदूर में देखता है तो उसे लगता है कोई पैर या हाथ का या बोन्स का इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर उसे दिखता है। कांस्टेबल तुरंत डर जाता है, उसे लगता है कुछ तो गलत है। वो होटल के बाहर निकलता है और अपने वॉकी टॉकी पे इन्फॉर्म करता है पुलिस वालों को कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, रेस्टोरेंट में कुछ गलत चीज जलाया जा रहा है। ये देखते ही सुशील शर्मा वहाँ से फरार हो जाता है। वहाँ पे पुलिस की काफी बड़ी टीम आती है और काफी बड़े बड़े अधिकारी आते हैं पुलिस के और वो निकालते हैं इस लाश को और फिर लाश काफी जल जाती है, इसलिए वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। नेक्स्ट डे पेपर में ये न्यूज छपता है कि इस तरह की चीज जली थी इस रेस्टोरेंट में, एक बॉडी जली हुई है इस रेस्टोरेंट में और इस तरह के हादसा या इस तरह का क्राइम हुआ है। मकबूल करीम ये न्यूज को देखता है और उसे तुरंत समझ में आ जाता है ये नैना साहनी है और सुशील शर्मा उसे मार दिया है। वो तुरंत दौड़ता हुआ मुर्दा घर जाता है जहाँ पे पोस्टमार्टम होने वाली थी और वहाँ इस लाश की रिंग देख के पुलिस को बताता है कि ये नैना साहनी की बॉडी है और वो श्योर है कि इसे सुशील शर्मा ने ही मारा है। लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि इसे मारने वाला सुशील शर्मा ही है। लेकिन बाद में केशव ने सारे राज और सारे कहानी बता दिए थे पुलिस को। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये था कि जहाँ पे तंदूर था, जहाँ पे बॉडी जल रही थी, वहाँ पे सुशील शर्मा को देखा नहीं गया और सुशील शर्मा फरार हो गया था। उस दिन से वो बैंगलोर चला गया था, अपने बाल मुड़वा लिए थे और अपने वेशभूषा वो काफी बदल दिया था। सुशील शर्मा बैंगलोर के एक कोर्ट में जाके अग्रिम जमानत की अर्जी डाल देता है और यह कहता है कि उसे शक है कि कोई उसे गलत केस में अरेस्ट करवा सकता है। ये अर्जी जब कोर्ट में एक्सेप्ट होने वाली थी उसके पहले ये न्यूज दिल्ली पुलिस को चल जाती है और दिल्ली पुलिस फौरन बैंगलोर आके कोर्ट में जाने के पहले सुशील शर्मा को गिरफ्तार करके वापस दिल्ली ले आती है। शुरू में तो सुशील शर्मा ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन बाद में वो देखता है कि केशव ने भी जब सारी कहानी बता दिया है और वहाँ सुशील शर्मा एक्सेप्ट करता है कि उसने गलती से नैना साहनी की खून कर दी है। ये कोई प्लान मर्डर नहीं था, ये सोची समझी वाली साजिश नहीं थी, ये एक गुस्से में उसने आपा खो दिया और नैना की मर्डर कर दी। 2003 में लोअर कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम बताया इसको और सुशील शर्मा को मौत की सजा दी। साथ में केशव को इस जुर्म में मदद करने के लिए, भागीदार बनने के लिए उसे भी 7 साल की सजा दी। बाद में ये केस जाती है हायर कोर्ट में और वहाँ पे भी हायर कोर्ट ने भी इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर करके मौत की सजा दी। फिर इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है और 2007 से 2013 तक ये
केस सुप्रीम कोर्ट में चलती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थोड़ी अलग थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। इसके रीजंस हैं, फर्स्ट कि ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, ये एक घटना थी और उसने गुस्से में इसको अंजाम दिया। सेकंड, सुशील शर्मा से सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम या सोसाइटी को कोई डेंजर नहीं है, क्योंकि ये जो क्राइम हुई थी ये सुशील शर्मा के अपने पर्सनल लेवल पे हुई थी और पर्सनल लेवल पे लड़ाई होके एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई होके ये क्राइम हुई। थर्ड, काफी इंपॉर्टेंट कि सुशील शर्मा के ऊपर कोई भी पुराना कोई क्राइम या कोई इस तरह का कोई मुकदमा या केस दर्ज नहीं था। तो इस 3 पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, लेकिन उन्होंने सुशील शर्मा को उम्र कैद की सजा दी। अब पुराने जमाने में उम्र कैद की सजा डिफाइन नहीं होती थी कि वो 14 साल की है, 15 साल की है, 24 साल की, इस तरह का डिफाइन नहीं की जाती। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो अंटिल डेथ वो एक तरह का उम्र कैद रहता है। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन में जो उम्र कैद या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो भी केस या जो भी जजमेंट पास होता है तो उसमें मेंशन किया जाता है कि फॉर 14 इयर्स या 25 इयर्स इस तरह के मेंशन हो। तो खैर सुशील शर्मा के केस में ये अंटिल डेथ नहीं था, कुछ भी डिफाइंड नहीं था। लेकिन सुशील शर्मा करीब 20 साल तिहाड़ जेल में बिताते हैं, प्लस उन लोग को जो जेल में जो कैदी होते हैं उन्हें लीव भी मिलती है। तो उनकी लीव थी जो 20 साल में वो करीब 4 साल की लीव बनती है। तो टेक्निकली उसने 24 साल तिहाड़ जेल में बिताया था। 2015 में सुशील शर्मा ने एक पैरोल की अपील डाली थी इस बेसिस पे कि उसने काफी समय जेल में बिता दिया है और वो काफी सुधर चुका है। और टेक्निकली देखा जाए तो 24 साल वो जेल में बिता चुका था, तो इसलिए भी उसे रिहा किया जाता है। अभी उसकी रिक्वेस्ट दिल्ली सरकार में है ताकि उसे पैरोल से भी हटा दिया जाए और उसे हमेशा के लिए रिहा कर दिया जाए, ताकि उसे कभी भी वापस तिहाड़ जेल में नहीं आना पड़े। करंटली कुछ आर्टिकल से पता चला है कि सुशील शर्मा अपना नाम बदल के दिल्ली में ही रहते हैं और अपने कुछ नए बिजनेस शुरू किए हैं, अपने लाइफ को एक नया मोड़ दिए है, एक नए तरीके से लाइफ को शुरू किए हैं। उसे एहसास है कि उसने क्या गलती की है जिसके कारण से उसकी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज हो गई। तो ये था तंदूर हत्याकांड जो दिल दहला देने वाली थी। अभी भी दिल्ली के लोग तंदूर हत्याकांड को भूले नहीं है। अब किसी भी दिल्ली वासी जो 90s के अराउंड के हैं उनसे अगर आप पूछोगे कि तंदूर हत्याकांड के बारे में कुछ बोलने तो वो अभी वो डर जाते हैं। ये इतनी रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम थी उस समय की कि इस तरह की कोई भी घटना पहले ना हुई है ना उसके बाद हुई है। क्राइम होना एक लेवल होता है, बहुत सारे लोग क्राइम करते हैं, लेकिन लाश को इस तरह से डिस्पोज करना ना कभी देखा गया है ना अभी भी कहीं देखा जाता है, इसलिए इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा गया था। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको डॉक्यूमेंट्रीज और फैक्ट्स पसंद आता है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे और भी सारे वीडियोस देखें, उसे लाइक करें और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नए चीज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।